नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ सिखाती नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमें वो सब कुछ भूलने पर मजबूर कर देती है जो हमें शायद बचपन से पैसे के बारे में सिखाया गया है। सही बात है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड की। एक क्लासिक। तो हमारा मिशन आज सिर्फ इस किताब को समझना नहीं है, हाँ। हम इसके जरिए मतलब पैसे को लेकर जो दो बिल्कुल अलग सोच है ना, हाँ, अमीर डैड और गरीब डैड की। उन्हें खोजना है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। बिल्कुल, यह हमें सिखाती है कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ ज्यादा कमाने से नहीं आती, तो फिर किससे आती है? पैसे को देखने का नजरिया बदलने से आती है। इस किताब की एक बात जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है, वो है लेखक का ये कहना कि उनके दो पिता थे। हाँ, ये कहानी की एक बहुत ही मजबूत शुरुआत है। पर और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जो 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक बन रहे थे। और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। दो पिता, दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं। बिल्कुल। पुअर डैड की दुनिया सुरक्षा और नौकरी पर टिकी थी। उनकी सबसे बड़ी सलाह थी, खूब पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल सके। हाँ, ये वो सलाह है जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में सुनी है। हाँ, ये तो जैसे हमारा नेशनल मोटो है। सही कहा। लेकिन अमीर डैड की सोच बिल्कुल उल्टी थी। बिल्कुल उल्टी। वो कहते थे, खूब पढ़ाई करो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। एक ही सलाह, लेकिन सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, एक कर्मचारी बनने की बात कर रहा है, दूसरा मालिक बनने की। और ये फर्क हर छोटी बड़ी बात में दिखता था, है ना? हर बात में। जैसे पुअर डैड का मानना था, पैसे का प्यार ही सारी बुराइयों की जड़ है। हाँ, बहुत कॉमन कहावत है। जबकि अमीर डैड कहते थे, पैसे की कमी सारी बुराइयों की जड़ है। देखिए, सुनने में ये छोटी सी बात लगती है, पर यहीं से सोच का पूरा खेल बदल जाता है। बिल्कुल। एक पैसे को समस्या की तरह देखता है, दूसरा समाधान की तरह। मुझे सबसे दिलचस्प वो उदाहरण लगता है जब कोई महंगी चीज खरीदने की बात आती है। अच्छा, कौन सा? गरीब डैड का सीधा जवाब होता, मैं ये नहीं खरीद सकता, और बात वहीं खत्म, दिमाग बंद। हाँ, एक फुल स्टॉप लग गया। लेकिन अमीर डैड उसे एक सवाल बना देते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? बिल्कुल। और ये एक छोटा सा बदलाव आपके दिमाग को समस्या से हटाकर समाधान खोजने में लगा देता है। ये एक तरह की दिमागी कसरत है। सही कहा। अमीर डैड का मानना था कि मैं ये नहीं खरीद सकता कहना मानसिक आलस्य है। आप अपने दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं दे रहे। और इन अलग अलग विचारों ने लेखक को एक अनोखी स्थिति में डाल दिया। उन्हें सिर्फ एक रास्ते पर नहीं चलना था, बल्कि दोनों को देखकर, सुनकर और फिर खुद के लिए सोचना था, जो किसी भी शिक्षा से कहीं ज्यादा कीमती सबक था। बिल्कुल। और शायद यही सोच हमें किताब के पहले और सबसे क्रांतिकारी सबक की ओर ले जाती है। कौन सा? अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा, ये क्या बात हुई? हाँ, पैसे के लिए नहीं तो और किस लिए काम करते हैं? वही तो। ये असल में जो रैट रेस है ना, यानी चूहे की दौड़, उस कॉन्सेप्ट को समझाता है। अच्छा। किताब के मुताबिक ज्यादातर लोग इसी दौड़ में फंसे हैं। सुबह उठो, काम पर जाओ, तनख्वाह लो, बिल चुकाओ, और फिर से वही चक्र। हाँ, ये चक्र दो भावनाओं से चलता है, डर और लालच। डर और लालच कैसे? बिल न चुका पाने का डर आपको रोज काम पर भेजता है, और ज्यादा पैसे का लालच आपसे बड़ी कार या बड़ा घर खरीदवाता है, जिससे आपके बिल और बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। आप तेज भागते हैं पर रहते उसी गोल चक्कर में हैं। इसे समझाने के लिए किताब में एक कहानी है जो मेरे दिमाग में बस गई है। हाँ, वो 10 सेंट वाली। हाँ, जब छोटे कियोसाकी ने अमीर डैड से अमीर बनना सीखना चाहा, तो उन्होंने उसे 10 सेंट प्रति घंटे पर अपनी दुकान में काम पे रख लिया। और कुछ हफ्तों बाद कियोसाकी का सब्र जवाब दे गया। वो गुस्से में अमीर डैड के पास गया और कहा कि आप मेरा शोषण कर रहे हैं, मुझे कुछ सिखा भी नहीं रहे। और यहीं असली सबक शुरू हुआ। कैसे? अमीर डैड ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, अब तुम आम कर्मचारियों की तरह सोचने लगे हो। अच्छा। उन्होंने समझाया कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस थोड़ी और तनख्वाह के लिए लड़ते रहते हैं। फिर उन्होंने एक चौंकाने वाला प्रस्ताव दिया। क्या? अब से तुम मुफ्त में काम करोगे। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, अमीर डैड ने बच्चों को मुफ्त में काम करने को कहा। आज के जमाने में तो इसे शोषण कहा जाएगा। क्या ये सलाह वाकई प्रैक्टिकल है? आप बिल्कुल सही जगह पर सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए, इसका मकसद शोषण नहीं था, बल्कि एक मानसिक बंधन को तोड़ना था। अमीर डैड ये सिखाना चाहते थे कि तनख्वाह का लालच और डर आपको कैसे फंसा सकता है। अच्छा, मतलब जब उन्होंने पैसे की उम्मीद छोड़ दी। हाँ, तो उनका दिमाग उस 10 सेंट के लिए खटना बंद करके मौके ढूंढने में लग गया। मतलब तनख्वाह की गुलामी से आजाद होकर
उनका दिमाग पहली बार असल में काम करने लगा। बिल्कुल। यानी सोच का पूरा नजरिया ही बदल गया। पैसे के पीछे भागने की बजाय पैसा बनाने के तरीके ढूंढना। और यहीं से शायद वो सबसे बड़ा सबक निकलता है जो इस किताब ने दुनिया को दिया है। संपत्ति और देनदारी का फर्क। हाँ, अगर अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते तो वे करते क्या हैं? वे ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करे, और ये सिस्टम बनता है संपत्ति खरीदकर। तो किताब का नियम नंबर 1 यही है। हाँ, आपको संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लायबिलिटी के बीच का फर्क पता होना चाहिए, और हमेशा संपत्ति खरीदनी चाहिए। और परिभाषाएं बहुत सीधी सादी हैं, है ना? बिल्कुल, कोई जटिल फाइनेंस की भाषा नहीं। संपत्ति, एसेट, वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। और देनदारी? और देनदारी, लायबिलिटी, वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही। उदाहरण के लिए संपत्ति का क्या उदाहरण होगा? संपत्ति का क्लासिक उदाहरण है किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, जिससे हर महीने किराया आता है, या ऐसे स्टॉक्स जिनसे आपको डिविडेंड मिलता है। ठीक है। लेकिन आज की दुनिया में संपत्ति के मायने और भी बढ़ गए हैं। जैसे कि? सिर्फ किराए की संपत्ति या स्टॉक ही नहीं, बल्कि बौद्धिक संपदा मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी एक बहुत बड़ी संपत्ति हो सकती है। अच्छा, वो कैसे? मान लीजिए आपने कोई ऑनलाइन कोर्स बना दिया या कोई ई बुक लिख दी। एक बार की मेहनत के बाद ये सालों तक आपकी जेब में पैसा डाल सकती है। मतलब ये वो संपत्ति है जो आपके सोते हुए भी आपके लिए काम करती है। बिल्कुल। और देनदारियां, वो तो हमारी जिंदगी में भरी पड़ी हैं। हाँ, कार लोन की EMI, क्रेडिट कार्ड का बिल, और यहाँ तक कि वो सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस जिनका हम इस्तेमाल भी नहीं करते। सही कहा। ये सब हमारी जेब से चुपचाप पैसा निकालते रहते हैं। और यही किताब का सबसे विवादास्पद विचार आता है। आपका घर एक संपत्ति नहीं है। हाँ, इस एक लाइन ने तो हंगामा ही मचा दिया था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। भारत में तो हम यही मानते हैं कि जमीन जायदाद की कीमत हमेशा बढ़ती है, तो क्या वो बढ़ोतरी, वो अप्रिसिएशन, इसे एक संपत्ति नहीं बनाती? ये एक बेहतरीन सवाल है, और यही किताब का नजरिया साफ होता है। कियोसाकी कैश फ्लो को कैपिटल गेन से ज्यादा महत्व देते हैं। कैश फ्लो मतलब नकदी प्रवाह। हाँ, आपकी संपत्ति की कीमत कागज पर भले ही बढ़ जाए, लेकिन जब तक आप उसे बेचते नहीं, वो आपकी जेब में हर महीने पैसा नहीं डाल रही। उल्टा उसकी EMI, टैक्स और मेंटेनेंस आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। बिल्कुल। उनका फोकस उस पैसे पर है जो आपके हाथ में आता है, न कि उस पर जो शायद भविष्य में कभी आए। तो अमीर लोग आय पैदा करने वाली संपत्ति जमा करते हैं, जबकि मध्यम वर्ग देनदारियां जमा करता है, जिन्हें वो गलती से संपत्ति मान लेता है। ठीक है, तो हमें संपत्ति खरीदनी है, देनदारियों से बचना है, ये साफ है। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि इन संपत्तियों को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, खासकर जब हम एक 9 से 5 की नौकरी में फंसे हों। मुझे लगता है यहीं पर किताब का अगला आइडिया, अपने काम से काम रखो, तस्वीर में आता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अपने काम से काम रखो का मतलब ये नहीं है कि दूसरों के काम में टांग मत अड़ाओ। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपने पेशे यानी प्रोफेशन और अपने व्यवसाय यानी बिजनेस में फर्क समझो। अच्छा। आपका पेशा वो है जिससे आपकी तनख्वाह आती है। आप डॉक्टर, इंजीनियर या मैनेजर हो सकते हैं, लेकिन आपका व्यवसाय आपका संपत्ति वाला कॉलम है। इसे समझाने के लिए मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक रे क्रोक का उदाहरण कमाल का है। हाँ, वो MBA छात्रों वाला। वही। वो एक बार छात्रों से बात कर रहे थे और उन्होंने पूछा, मैं किस बिजनेस में हूँ? और सबने कहा, आप हैमबर्गर के बिजनेस में हैं। बिल्कुल। इस पर रे क्रॉक ने जो कहा वो अमीर सोच का सार है। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट मतलब? दरअसल मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर बेचकर सिर्फ इतना कमाता था कि वो उस जमीन का किराया चुका सके जिस पर रेस्टोरेंट बना है। ओह अच्छा। असली पैसा तो उस जमीन की कीमत बढ़ने से बन रहा था। उनका फोकस आय पर नहीं, संपत्ति वाले कॉलम पर था। तो सलाह ये है कि अपनी नौकरी मत छोड़ो, एक अच्छे कर्मचारी बने रहो, मेहनत करो। हाँ। लेकिन उस तनख्वाह को सिर्फ बिल चुकाने और नई नई देनदारियां खरीदने में मत उड़ा दो। सही कहा। उस तनख्वाह को अपनी सेना का सिपाही समझो। सिपाही? हाँ, हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा निकालकर उसे ऐसी संपत्ति खरीदने में लगाओ जो आपके लिए और पैसा कमाए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए आपको 50,000 रुपए का बोनस मिला। मध्यम वर्ग की सोच शायद ये होगी कि चलो एक बढ़िया सा नया फोन ले लेते हैं। ठीक है, जो कि एक देनदारी है। हाँ, अमीर डैड की सोच ये होगी कि इस पैसे से ऐसा क्या खरीदा जाए जो अगले महीने से मुझे 500 रुपए कमा कर दे। तो फोन एक देनदारी है, जबकि वो निवेश एक संपत्ति है जो आपके पैसे को काम पर लगा रही है।
धीरे धीरे आपकी संपत्ति इतनी आय पैदा करने लगेगी कि आपको अपनी नौकरी की जरूरत ही नहीं रहेगी। और यही वित्तीय स्वतंत्रता है। यही है। तो आज की इस गहरी बातचीत को अगर समेटें तो कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली और सबसे बड़ी बात है मानसिकता की शक्ति। मैं ये नहीं खरीद सकता कहना एक फुल स्टॉप है, जबकि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ एक सवाल है जो दिमाग के सारे दरवाजे खोल देता है। दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात, संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क समझना। संपत्ति पैसा आपकी जेब में डालती है, देनदारी निकालती है। असली खेल संपत्ति जमा करने का है, देनदारियों का बोझ बढ़ाने का नहीं। और इसमें वो घर भी शामिल है जिसमें आप रहते हैं, जो कैश फ्लो के नजरिए से एक देनदारी है। बिल्कुल। और आखिर में अपने काम से काम रखो का सिद्धांत, मतलब अपनी नौकरी के साथ साथ अपने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पे ध्यान दो। अपनी तनख्वाह का इस्तेमाल आय पैदा करने वाली संपत्ति खरीदने के लिए करो। बिल्कुल। और अंत में एक विचार जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। बताइए। किताब कहती है कि हमारी सबसे बड़ी और शक्तिशाली संपत्ति हमारा दिमाग है। पैसा सिर्फ एक विचार है। अगर आप अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें तो ये पलक झपकते ही बेशुमार दौलत पैदा कर सकता है। तो असली काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। बेनी, असली काम है अपने दिमाग को उन मौकों को पहचानने के लिए तैयार करना जिन्हें बाकी लोग देख ही नहीं पाते। तो सोचने वाली बात यह नहीं है कि मैं और पैसे कैसे कमा सकता हूँ, नहीं, बल्कि यह है कि मैं अपने दिमाग को उस पैसे को देखने के लिए कैसे प्रशिक्षित कर सकता हूँ जो पहले से ही मेरे चारों ओर मौजूद है।